Hello everyone. Today we are starting the chapter Some Applications of Trigonometry, chapter 9 of Standard 10th. इससे पहले आपने इस चैप्टर को करने से पहले चैप्टर 8 पढ़ा होगा, जो मेजरली आपको राइट एंगल्स में डील करता हुआ मिलेगा। राइट एंगल्स में डील करने पे आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम सुने होंगे आपने, साइन, कॉस और टेन। आपको ये भी पता है कि साइन रेशो जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस रेशो जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, जो टेन रेशो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। एक छोटा सा बेसिक्स जान लेते हैं। इसमें जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस है उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि 90 डिग्री के जो ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूस है, और जिस भी एंगल की बात चल रही है, मान लीजिए अगर इस थीटा की बात चल रही है तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर है और इस एंगल के एडजेसेंट वाला बेस है। अगर ठीक इसी तरह हम ये 90 डिग्री ले लें तो हमारा अगेन ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और अगर हम इस बार इस एंगल की बात करें और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं लेट्स से कि गामा, तो अगर आपको लिखते हैं कि साइन गामा की वैल्यू क्या होगी, साइन गामा की वैल्यू क्या होगी, तो गामा के अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो अगर आप इसको नाम देते हैं ए बी सी, तो साइन गामा के लिए हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। इसी तरह साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, अगर आप इसको नाम देते हैं एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स वाई अपॉन वाई जेड। मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो साइन, कॉस और टेन जो रेशियोज हैं वो किस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखे जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दो एंगल से डील करना रहेगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को समझते हैं। एलिवेशन का जनरली मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना। तो जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो नीचे से ऊपर देखने के लिए जो आप जिस पोजीशन पे आप होते हैं वो जो हॉरिजॉन्टल या पैरेलल लाइन जो बनती है ग्राउंड के लेवल से, उसे जनरली ग्राउंड लेवल ही बोलते हैं, ग्राउंड लेवल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो इतना, इस एंगल को कहते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल से उठने वाले उस एंगल, उस लाइन को, लाइन ऑफ साइट को, इसको जनरली क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट जो है, अब जो आपके ग्राउंड लेवल से कितना एंगल बना रही है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक इसी तरह ये जो ग्राउंड लेवल वाली लाइन है, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ये उल्टा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन का, जस्ट ऑल्टरनेट। मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, जो आपकी ये लाइन ऑफ साइट है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये हवा में बन नहीं सकती, तो उसको हम पैरेलल मान लेते हैं अपने ग्राउंड लाइन, ग्राउंड से। तो आप एक चीज देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल मान लेते हैं इसको और इसको, तो क्या दूसरी तरफ से देखने पे, ऑब्जेक्ट से पर्सन की तरफ देखने में वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा? बिल्कुल। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को दूसरी तरफ से, ऑल्टरनेट पोजीशन से देखने पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन का काम करता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें आगे यूज में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स मैं स्किप कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सॉल्व हैं। आप ये ट्यूटोरियल और सारे क्वेश्चन देखेंगे, जितने क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, तो उसके बाद आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल सारे सॉल्व करता है और समझने में अपने आप ही आ जाएंगे। सो एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये आपकी रोप हो गई। टाइटली स्टैंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो आपको ये ग्राउंड है और ये आपका पोल हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। तो अगर आप बोर्ड के एग्जामिनेशन लिख रहे हैं तो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर्स। पार्डन मी फॉर द राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है। सो आपको ये पता है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको पहले रेशो देखना है। आपको क्या निकालना है, पोल निकालना है या इसकी हाइट निकालनी है। एंगल के सामने क्या एंगल दिया हुआ, 30 डिग्री। एंगल के सामने इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। आपको और क्या चीज़ पता है, आपको हाइपोटेनस पता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा रेशो का रिलेशन मिलता है हमें मिलता है साइन का। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री
साइन 30 डिग्री विल बी योर। नाउ परपेंडिकुलर, आइडेंटिफाई द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपको बताया था कि एंगल के ऑपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये हो गया आपका ए बी, और यहाँ हाइपोटेनस के लिए आप लिखेंगे ए सी। इसके बाद साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी। साइन 30 की वैल्यू आपको उस क्वेश्चन में याद हो जानी चाहिए अभी तक, 1/2, और ए बी आपको पता नहीं है तो उसके लिए h लिख दीजिए, और ए सी आपको पता है 20। तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू 10 मीटर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground. तो हम एक ये मान लेते हैं कि एक ये ट्री है ऐसा, और ये ना यहाँ से टूट गया। जब ये यहाँ से टूटा तो ये इसका जो पार्ट है, और ये ऐसा ये ग्राउंड पे जा गिरा। तो आप क्या इसको अब एक ट्राइंगल की तरह इमेजिन कर पा रहे हैं? बिल्कुल। जब आप इसको एक ट्राइंगल की तरह इमेजिन करेंगे तो ये इसका स्टैंडिंग पार्ट होगा और ये ब्रोकन पार्ट होगा, जो कि ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है? वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। साथ में ये भी दिया है कि ग्राउंड ट्री के रूट लेवल और ग्राउंड पे जो उसका ब्रोकन पार्ट टच हो रहा है उसकी लेंथ 8 मीटर्स है। अब आपको निकालना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। आप एक चीज दीजिए, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या है भाई? हाइट ऑफ द ट्री तो पूरी ही होगी, पूरी होगी, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करते हैं, इसको x नाम दे देते हैं, इसको y नाम दे देते हैं। आप लैंग्वेज में लिख देंगे लेट द स्टैंडिंग पार्ट बी y एंड लेट द ब्रोकन पार्ट बी x। तो एट द एंड जब आप हाइट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? लेट द टोटल हाइट बी x प्लस वाई। अभी आप एक चीज ध्यान से देखिए कि दो चीजें अननोन है, लेकिन हम एक बेस से अगर इसका रिलेशन बना देंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, एंगल के ऑपोजिट है, तो ये बेस हो गया। तो हम सबसे पहले लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसके लिए आपको पास पता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, आप एक काम करिए पहले इसमें नाम दे दीजिए। तो हमें लिखना, आप नाम ना भी देंगे तो भी इसमें चल जाएगा, हालांकि नाम देना ठीक रहता है। तो आप इसको ए बी सी बोलते हैं, तो आप लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी। tan 30 कितना होता है आपका? 1/√3 इज इक्वल्स टू y अपॉन 8। इससे आप वैल्यू निकालेंगे y की, तो आपको आ जाएगा 8/√3 आपकी वैल्यू बचेगी। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आप देखिए, आपको यहाँ हाइपोटेनस है, यहाँ आपके पास बेस है, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन आपको पता है कॉस में होता है। एंगल आपके पास cos 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। नाउ cos 30 डिग्री आपको वैल्यूज फिर से, अब ये वैल्यूज याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू आप लिखेंगे √3/2 इज इक्वल टू, बेस कितना है 8/x। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 16/√3। अब आपके पास दो वैल्यू हैं, तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू x प्लस वाई। सो 8/√3 प्लस 16/√3, इसको आपने ऐड किया, बेस सेम है तो आप न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि इन हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर रूट में नहीं छोड़ेंगे, आपको रेशनलाइज ही करना है। आपको डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज करना ही है। जब आप डिनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे तो ये आएगा आपका 24√3/3, क्योंकि √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। इसको कैंसिल किया 8, so your final answer will be 8√3. So total height of the tree will be 8√3 meters. Okay, now let's begin with the question number 3 again. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, he prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter. Now imagine this is the top, how we like slides, if you have say like have taken a fun of them, तो स्लाइड्स ऐसी होती थी, हम यहाँ से चढ़ के जाते थे एंड देन वी स्लाइड डाउन। तो ये ग्राउंड लेवल मान लो। अभी इस स्लाइड को इमेजिन करो एक ट्रायंगल के तौर पे,
ABC ट्राइंगल। 1.5 मीटर उसकी हाइट हो गई, ग्राउंड से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। नाउ व्हाट दे वांट यू टू फाइंड आउट what is the height, so which ratio you are going to apply? You very well know this is opposite to the angle, so this will be a perpendicular. You need to find the height, so you will be having here sine 30 degree. Now sine 30 degree, what you can write down if you are naming it as AB upon AC, so sine 30 will be your 1 upon 2, 1.5 meter upon h. So here h will be 1.5 times 2, that is 3 meters. So height for the age group less than 5 years will be 3 meter. Now again there is one more question, that C wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree. Now अभी दूसरे बच्चों के लिए उसे क्या चाहिए कि एक ऐसी स्लाइड हो, ऐसे और स्टीप मीन्स जिसका एंगल और ज़्यादा, ऐसे एक स्लाइड ले लें और इसको ये आपकी चढ़ने के लिए होगी. नाउ दे वांट दिस इज द हाइट ऑफ 3 मीटर, दे यू नीड टू वर्क आउट फॉर द हाइट ऑफ स्लाइड with the angle of 60 degree. So can you again think for like it's kind of a right angle triangle? Yes, it is a kind of a right angle triangle. So again you what you can have is sine 60, again sine 60. Yes, agar let's change the name this time, PQR. So sine 60 this time will be PQ upon PR. Okay, so PQ upon PR sine 60, you very well must be knowing the value of root 3 upon 2. This is 3 upon h. So h will be 6 upon root 3. Now 6 upon root 3, you need to rationalize root 3. So this will give you 6 root 3 upon 3. You will cancel out, so this will give you 2 root 3 as answer. तो अभी आपको समझ आया कैसे इस पे वर्क करना है. Now we are moving toward the question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. Okay, so you need to make a tower. Let's say we draw a tower for it. Okay, this is a tower. Okay, angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground. Let's suppose we are considering this as a point on the ground and this is an angle of elevation. उन्होंने ये कहा है कि ये 30 डिग्री का एंगल है और ये जो पॉइंट है और जो टावर का फुट है वो उसके बीच में 30 मीटर्स की डिस्टेंस है. मतलब आपको यहाँ से इसको सेंटर ले लेते हैं तो आपको ये फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखने लगेगा. दिखना कैसा है, इसको पूरा नहीं मानेंगे, इसके बीच से एक लाइन लेंगे तो ये अभी आपको एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल के तौर पे दिख रहा होगा. आप नाम दे सकते हैं, ये QR दे सकते हो, ABCD दे सकते हो, ABC. Now what we need to find out is find the height of the tower. So shall I leave it for you? Now it has become easy for you. This is 30 degree, opposite to it your desired thing. तो आप इसको आपको निकालना है हाइट. परपेंडिकुलर है, रिलेशन दिया हुआ है बेस के साथ, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपको पता है किस रेशो में होता है, 10 के रेशो में होता है. तो आप क्या कर सकते हैं, tan 30 डिग्री P अपॉन B. तो tan 30 डिग्री की आपको वैल्यू पता होगी. सो दिस विल बी 1 अपॉन रूट 3. 1 अपॉन रूट 3 परपेंडिकुलर है आपका h, नीचे है 30 डिग्री. h की वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगा 30 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू h. बट आपको जैसा कि बताया कि यू नीड टू रेशनलाइज, तो आप क्या करेंगे, 30 अपॉन रूट 3 में रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, रूट 3 का नीचे. सो दिस विल बी 30 रूट 3 अपॉन 3. 3 से 30 कैंसिल करिए, 10. So you are getting 10 root 3 as the height. Before starting this question, you better write down the languages. What sort of languages? Let the height of the tower be h, distance of the foot of the tower and the base of the tower, the point on the ground of the tower and the foot of the tower will be 30. तो एक दो sentences ऐसे starting से आप लिख सकते हो. जैसे आप दो sentence लिखेंगे, you can directly start solving. And the drawing of figure is necessary. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फिगर ड्रॉ ना करें और पूरा क्वेश्चन कर दें, नहीं, यू नीड टू ड्रॉ द फिगर.
Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied at a point on the ground. तो एक kite बना लेते हैं हम, ऐसा कुछ है ना, ऐसा, ये ग्राउंड के पॉइंट से टाइड है. द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड मान लीजिए, ये इंक्लाइनेशन जो वो बता रहा है, ये 60 डिग्री बता रहा है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक. स्लैक क्या होता है कि ये लूज नहीं होना चाहिए. आपने अगर पतंग उड़ाई होगी तो आपको पता होगा कि ये स्लैक हो जाती है. तो हमें एक परपेंडिकुलर हाइट ऐसा मानना होगा, तो ये ट्राइंगल हमारा निकल के आएगा. तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा मानना है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया. अभी इस ए बी सी में आप क्या कर सकते हो, आपको क्या पता लगाना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो आपको ये पता लगाना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आपको और इसके अलावा क्या जानकारी है कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, तो उसको आपको ये पता है 60 मीटर अबव द ग्राउंड. नाउ यू नो कि ऑपोजिट टू द एंगल इज अवर perpendicular, we need to find the hypotenuse. So you can see the ratio that sine 60 degree is going to work here, and this will be your AB upon AC. So sine 60 वैल्यूज आपको याद होंगी, √3/2. आप यहाँ लिख सकते हो 60/h. जैसे ही आप h का क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हो, आपको मिलेगा 120/√3. 120/√3 को आपको रेशनलाइज करना होगा. So √3/√3 and then this will be 120√3/3. 3 से इसको कैंसिल करिए, you will get 40. So the height you are going to get is 40√3. आपको ऐसा ये पिक्टोरियल या डूडलिंग नहीं करनी है एग्जाम में. You can simply make like this. इस पॉइंट को आप काइट बोल देंगे, इस पॉइंट को एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड बोल देंगे, इसको आप 60 बोल देंगे, and you will consider let the length of the string be h meters. Okay, so doodling is just आप कर भी सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप वो एक प्रॉपर ट्राइंगल बना के दिखा दें. इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. अ 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. ध्यान से देखिए, एक बिल्डिंग है, लेट्स सपोज कि ये एक हमने बिल्डिंग मान ली ऐसा. अभी इधर एक लड़का खड़ा है ऐसा, ये दोनों का ग्राउंड. अब ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता हुआ जाता है, लेकिन जब वो पहले बिल्डिंग को देखता है टॉप को, तो उसकी हाइट में तो चेंज नहीं आया. तो आंखों से जो पैरेलल लाइन जाएगी, जो बेस लाइन जाएगी, वो तो सेम रहेगी. फिर वो थोड़ा आगे बढ़ के बिल्डिंग के टॉप को देखता है. तो उनका कहना है कि जब वो पहले बिल्डिंग को देखता है तो 30 डिग्री होता है, जब वो बाद में बिल्डिंग को देखता है तो वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है. प्रॉब्लम यहाँ क्वेश्चन में ये है कि जो हमें क्या पता करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग. हमें ये डिस्टेंस पता करनी है कि वो कितनी डिस्टेंस चला. लेकिन साथ ही हमें ये पता है कि लड़के की हाइट जो है वो 1.5 मीटर है, और इधर जो बिल्डिंग की हाइट है वो हमारी 30 मीटर्स है. तो अगर आप लैंग्वेज शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ द बॉय बी 1.5 मीटर एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी 30 मीटर्स, एंड लेट द लेंथ कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय बी एक्स. अभी आप ये देखो कि ये जो नीचे वाली ग्राउंड वाली लाइन है और जो बच्चे की आंखों के सामने से जो बेस लाइन गई है वो पैरेलल है. तो जितना डिस्टेंस यहाँ कवर हुआ होगा उतना ही हम उसको वहाँ ले लेते हैं. बट पॉइंट ये है कि हमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही वर्क करना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे ही काम करना होता है हमें. तो उस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें कुछ चीज़ें पता लगानी होगी. अब वो कुछ चीज़ें क्या हैं, जिसे आप पहले तो नाम दे दो. पॉइंट्स के नाम चाहिए, तो ए, ये इसको एक सीधी लाइन मान लेते हैं, बी सी डी ई एफ, ऐसे आप नाम दीजिए. अभी आप देखिए कि जब हम ट्राइंगल ए बी एफ की बात करेंगे
जब ट्राइंगल ABF की बात करेंगे तो उसमें AB पता होना चाहिए, तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AC माइनस BC। क्या आपको BC की लेंथ दिख रही है? हाँ, BC की लेंथ ठीक उतनी ही लेंथ होगी जितना बॉय है, क्योंकि वो उसके पैरेलल जा रहे हैं। तो हम ये मान लें 30 माइनस 1.5, तो इसको हम 28.5 मीटर्स मान लें। तो AB की लेंथ 28.5 मीटर्स आ गई। अब इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अभी पहले ट्राइंगल ABF में काम करते हैं। ट्राइंगल ABF, अब ट्राइंगल ABF में आप देखो, हमें ये वाली हाइट पता है 28.5, ठीक है, और यहाँ 60 डिग्री का एंगल पता है। तो क्या हम ये बेस वाली लेंथ पता कर लें, जिससे कल को हम ट्राइंगल ABE में काम करेंगे तो हमें सिर्फ इतना सा पार्ट नहीं पता होगा, हमें ये भी पता होगा, इतना BF लेंथ पता होगी और सामने वाली लेंथ पता होगी। तो हम ट्राइंगल ABF में क्या करते हैं, कौन सा रेशो लगा सकते हैं, एंगल के अपोजिट वाली लेंथ हमें पता है और हमें नीचे का पता करना है, तो क्या हमें उसमें 10 का रेशो लगा लें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप लिखो इन ट्राइंगल ABF 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू आपका AB अपॉन BF। अभी ये जो आपका AB अपॉन BF आया, इसमें एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं, तो ये हमें स्पेस मिल जाएगा काम करने के लिए। चलिए, अभी ये जो AB अपॉन BF आया है, इधर सॉल्व करते हैं। तो 1060 की वैल्यू आपको पता होगी, √3, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन BF। ना इसके लिए आप चाहिए तो आपको एक फाइनल 28.5 अपॉन √3, ये आपकी BF की लेंथ हो गई है। √3, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। ओके, ना अभी हमें किस ट्राइंगल में पता करना है, इतनी BF की लेंथ पता चल गई। अब हम काम करते हैं इन ट्राइंगल ABE, ध्यान से देखेंगे, इन ट्राइंगल AB में अब एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री, पूरी लेंथ चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखूं tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, AB अपॉन EB। और ये जो EB है tan 30 डिग्री के लिए, चलो अगर हम 1/√3 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और AB की लेंथ हमें 28.5 है, लेकिन जो EB है ये EB EF और BF को मिलके बना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, हमें EF तो पता करना है, EF प्लस BF। नाउ 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5। अभी इसके नीचे कितना आ जाएगा, EF प्लस 28.5 अपॉन √3। BF की वैल्यू पुट कर दी हमें, ये जो मिली थी इस तरह से। अभी आपको क्या लेना है, अभी आपको इसमें LCM लेना है। तो LCM लेने के लिए आप करें 1/√3 28.5 होल अपॉन √3 EF प्लस 28.5 होल अपॉन √3। अब ये थर्ड टर्म ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3 होल अपॉन √3 EF प्लस 28.5। क्या इतनी चीज समझ में आई आपको? अभी इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके पास आएगा √3 EF प्लस 28.5 इज इक्वल्स टू, अभी ध्यान से देखो, ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3, तो 28.5 टाइम्स 3। नाउ √3 EF इज इक्वल्स टू 28.5 टाइम्स 3 माइनस 28.5। अभी ये 3 टाइम्स है 28.5, ये 3 टाइम्स है और यहाँ पे 1 टाइम है। तो आपको पता है सिंपल सी मैथ से, अगर एक चीज़ 3 टाइम है और इधर इंटू 1 है, तो अगर 28.5 कॉमन लोगे तो आपका आंसर जो आएगा इंटू 2 आएगा। 28.5 इंटू 2 अभी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको डबल करके 28 का 56 और ये बन जाएगा 57। अगर हम यहाँ से √3 को अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं, 57 अपॉन √3। बट
यू नो कि आपको रूट में नहीं छोड़ना है, सो आप करेंगे 57 √3/3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, सो यू विल गेट 19√3 एज आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट क्वेश्चन अच्छा है, आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। इसका अगर एक बार फिगर बना लेंगे तो आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। अब आगे की जितने क्वेश्चन होंगे वो इंटरडिपेंडेंट होंगे, मतलब आपको पहले एक वैल्यू निकालनी होगी, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू निकालनी होगी। अभी इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसको रब कर लेते हैं। बाय द टाइम चल इतनी स्पेस पे वर्क करते हैं, फिर अगर नीडेड होगा तो हम बाद में रब कर लेंगे। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए पहले एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर लगा है ना। अभी क्या कह रहा है, ये एक ग्राउंड में पॉइंट है, तो इसके लेवल पे एक ग्राउंड में पॉइंट ले लो। इस पॉइंट से आपने क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अब एक बार तो आपने ट्रांसमिशन टावर का टॉप देखा और दूसरी बार ट्रांसमिशन टावर का बॉटम। नाउ 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे है, तो सिर्फ बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो पहले आपने क्या कहा कि पहले आपने क्या देखा है, बॉटम देखा है। ध्यान से देखना, पहले बॉटम देखा है, रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा रहता है, तो जो पहले लिखा होता है उसका एंगल पहले मानते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसका एंगल बाद। तो आपका ये 45 डिग्री हो गया और ये बड़ा वाला टॉप के लिए 60 डिग्री हो गया। ठीक है, हाइट निकालनी है, किसकी निकालनी है, हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो आपको जाहिर सी बात पता है कि अगर आप पूरा इसको अगर h मान लेते हो तो उसके लिए लेकिन आपको 90 डिग्री एंगल राइट एंगल पे वर्क करना होगा। अब राइट एंगल इसमें इस तरीके से दिख रहा है ना, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 45 है, ये 60 है। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर दे दो भाई, ए बी सी और डी। अभी हम आप पहले किस ट्राइंगल पे काम कर सकते हैं, हम ट्राइंगल पे काम कर सकते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी में आपको क्या दिख रहा है, आपको सबसे पहले एक बेस चाहिए होगा, है ना, बेस का रिलेशन चाहिए होगा, क्योंकि बेस से ही फिर आगे अननोन वैल्यू सिर्फ h बचेगी। तो आप एक काम करते हैं, हम इसमें लेते हैं 10 45 डिग्री, 10 45 हो जाएगा हमारा BC/DC। और जैसे ही 10 45 डिग्री आप लेते हो तो आपका 10 45 कितना बनता है, 1। सो 120/DC। तो आपको ये दिखा कि DC की वैल्यू आ गई 20। अब नीचे वाली DC की वैल्यू जब 20 आ गई, तो आप जब आप बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे तो उसमें हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप अगर यहाँ देखें, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं तो हमें स्पेस मिल जाएगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, किस ट्राइंगल पे वर्क करते हैं, इन ट्राइंगल ACD। अब ACD ट्राइंगल में फिर से हम 10 लगाते हैं, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे, AC/DC। बट AC/DC में 10 60 डिग्री की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 10 60 डिग्री की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी, √3। 10 60 डिग्री की वैल्यू हम √3 रखेंगे। तो जैसे ही हम 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू H+20। आप ध्यान से देखिए, AC की वैल्यू क्या है, H+20/20। तो यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो आप लिखेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20√3 इज इक्वल्स टू H+20। आपको H की वैल्यू निकालनी है, -20 इज इक्वल्स टू H।
20 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा √3 - 1 इज इक्वल्स टू h। यही आपकी हाइट है, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, है ना। आप चाहें तो √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732, फिर 1 माइनस करेंगे 0.732 आ जाएगा 20। इतना नहीं करना है, आप यहाँ पे एग्जाम में छोड़ सकते हैं। सो द हाइट ऑफ द टावर विल बी 20 टाइम्स √3 - 1। चलिए, नाउ वी शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal. Now pedestal क्या होता है कि किसी स्टैचू को बनाने के लिए जो बेस तैयार किया जाता है उसको पेडेस्टल बोलते हैं। जैसे आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी या स्टैचू ऑफ लिबर्टी में देखा होगा कि एक सर्कुलर या सिलेंड्रिकल शेप या क्यूबॉइडल शेप का एक स्टैंड टाइप का तैयार किया जाता है। वो स्टैंड का काम ये रहता है कि उसको एक बेस प्रोवाइड कराता है पूरे स्टैचू को। तो उसी स्टैचू के लिए जो बनाते हैं बेस, उसे बोलते हैं पेडेस्टल। सो एक पेडेस्टल है और उसके ऊपर है 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। अभी देखिए, ग्राउंड से पहले आप एक काम करते हैं, हम काम करते हैं पेडेस्टल बना लेते हैं। तो जैसे ये पेडेस्टल हो गया और इसमें एक ये स्टैचू बना लेते हैं, ऐसा तो भी रियो डी जेनेरियो की तरह, ठीक है। अभी ये जो स्टैचू है, अब इसका क्या काम है कि 1.6 मीटर टॉल है। पहली बात तो ये 1.6 मीटर टॉल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट ले लो, ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। तो अगर आप इसके टॉप पे देखते हो तो ये आपको 60 डिग्री दिखता है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अगर इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप देखते हो, इसका मतलब पेडेस्टल का टॉप या फिर द बॉटम ऑफ द स्टैचू, दोनों ही लैंग्वेजेस में यूज हो सकता है। तो ये आपको 45 दिखता है, सॉरी ये 13 है, ये 45 दिखता है आपको। इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये दिखता है आपको 45 डिग्री। व्हाट यू नीड टू फाइंड इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पिछली बार की तरह ही क्वेश्चन है। पिछली बार ये नीचे वाले पार्ट की हाइट दे दी थी, हमें ऊपर वाला निकालना था। तो अभी आपको फिर से क्वेश्चन उसी तरह दिख रहा होगा कि एक बार यहाँ जाना है, एक बार यहाँ। तो हमें इसके लिए बेस चाहिए होगा। अगेन फिर से हमें क्या चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा। और बेस के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू अननोन है और ये वैल्यू अननोन है। और हमारी चीज़ें कब निकलती हैं, जब हमें कोई एक वैल्यू पता हो, रेशो पता हो। तो एक बार काम करते हैं, इसको फिर से नॉमेनक्लेचर दे देते हैं ABCD और शुरू करते हैं। तो इसमें 1060 डिग्री अगर हम पहले लें, किस ट्राइंगल की बात करेंगे? अगर 1060 डिग्री लेते हैं तो ACD, इन ट्राइंगल ACD 1060 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, AC अपॉन DC। नाउ 1060 डिग्री इज √3, AC is 1.6 plus H whole upon. Now you need to name it something, so we'll name it as X. So question को शुरू करने से पहले you will write, let the distance between the pedestal and the point on the ground be X. Okay, you may write this statement. So this is kind of X. तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि इसको अभी कुछ सॉल्व हो नहीं सकता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व हो सकता है तो √3x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, इतने पे सॉल्व हो सकता है। तो इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। अभी क्या करना है हमें, इन ट्राइंगल BCD। तो फिर से हम लगाएंगे 1045 डिग्री। 1045 डिग्री हमारा हो जाएगा BC अपॉन DC। तो 1045 डिग्री होता है 1। सो h अपॉन एक्स, तो इससे निकल के आया x इज इक्वल्स टू h। आपको पता है कि अब हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। h अपॉन एक्स निकल के आया, वो सेम है। तो इक्वेशन 1 को हम थोड़ा रीराइट करते हैं अपने ढंग से। तो इसमें √3, अब x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, h लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे हाइट निकालनी थी।
तो हाइट के ही फॉर्म में इक्वेशन बना लेते हैं 1.6 प्लस एच। अभी देखो आपको h निकालना है तो दो जगह है, तो आप इसमें क्या करेंगे, √3h माइनस एच इज इक्वल्स टू 1.6, ये आपको देगा। आप h अगर कॉमन निकालते हो तो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6, तो आपको मिलेगा h इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अभी इसमें आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, एक ही चीज एक्स्ट्रा है जो आपको पता है कि हमें इसमें नहीं छोड़ना है, तो √3 प्लस 1 से रेशनलाइज करा दो। अगर ऐसा हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1.6। शायद कुछ आगे चल के हेल्प हो, कट जाए तो इसको अभी हम इस स्टेप को रुक जाते हैं। 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, so you have 1.6 in the bracket √3 plus 1 whole upon 2, इससे काटेंगे, so you will get the answer 0.8 times √3 plus 1, this will be your height of the pedestal। पेडेस्टल की ही हाइट निकालनी थी शायद हमें, हाँ, so this will be your height of the pedestal। so I hope कि आप लोगों को कुछ इन में समझ आ रहा होगा, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बस प्रोवाइडेड कि आपका अगर एक बार डायग्राम से ही बन जाता है तो आप इंटरकनेक्टेड उस चीज़ को कर लेंगे। ऐसा नहीं है, उसमें बस इतना रहना है कि कौन सा रेशो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और किस रेशो के साथ कैसा रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। रिलेशन मतलब कि जैसे एक्स की वैल्यू पहले निकाल के फिर उसको दूसरे में वैल्यू में पुट करनी है, तो ये थोड़ा हमें लॉजिकली सोचना होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree। तो एक दो चीजें हैं इसमें, एक टावर है एक बिल्डिंग है, तो आप क्या करते हैं, एक टावर बना लेते हैं ऐसा और एक बिल्डिंग बना लेते हैं, और ये सेम लेवल पे है ऐसा मान लेते हैं। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो अगर टावर के फुट से बिल्डिंग को देखते हो तो वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको देता है। इसी तरह एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अगर इसके बिल्डिंग से फुट से देखते हो तो ये आपको 60 डिग्री का देता है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर दे दी गई तो आपको हाइट निकालनी है बिल्डिंग की, तो आप सबसे पहला स्टेटमेंट लिख देंगे कि लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी h मीटर्स। अगर आपने इसको h मान लिया तो आप एक चीज देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, इन दोनों के बीच में इनकी डिस्टेंस कॉमन है। तो अगर हम डिस्टेंस के बेस पे अगर हम क्वेश्चन निकाल लें तो दोनों को इक्वेट करके तब कुछ कहानी हमारी बन सकती है। ऐसे ही कुछ है, तो हम इनका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ए बी सी और डी। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो हमारा BC है आप उसको भी नाम दे सकते हो, तो लेट्स से कि हम उसको x नाम दे देते हैं। तो अभी हमारे पास क्या मिलेगा, अभी हमारे पास लेट्स से कि tan 60 डिग्री यूज करते हैं। tan 60 डिग्री में आप लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर आपका DC है, बेस आपका BC है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी हो गई √3, सो 50 अपॉन x, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। ये x के फेवर में क्यों निकाला, क्योंकि दूसरी इक्वेशन भी हम x के फेवर में ले आएंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अभी हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री। नाउ tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन अगेन BC। आप अगर इसको x नहीं भी मानो और सिर्फ BC लिख के चलाओगे तो भी वो काम करेगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा मानना ही है। सो दिस विल बी 1 अपॉन √3। नाउ AB इज h अपॉन x,
So this time you will write x is equals to h root 3. अभी देखो दोनों इक्वेशन को क्या हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों x हैं, तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो. देन यू विल राइट कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2. तो h root 3 will be equal to 50 upon root 3. What you need to find out is, you need to find out h. So 50 upon root 3 का root 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आएगा, और इसको अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में देना है आपको तो ये हो जाएगा आपका 16 2 होल अपॉन 3 मीटर्स. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. So till here we have done till question number 9. Alright, let's move on to the question number 10 now. Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. तो दो पोल्स होंगे, एक ये और एक ये मान लेते हैं. नाउ इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर वाइड है. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, उनके बीच में कहीं तो भी पॉइंट है, तो इसको एक पॉइंट ले लो. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली. तो एक काम करते हैं, हम ऐसा एक ट्राइंगल इधर मान लेते हैं और एक ऐसा ट्राइंगल हम इधर मान लेते हैं. तो इसका मतलब उनका कहना ये है कि ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया. सिंस दे हैव सेड, इसको डिग्री, सिंस दे हैव सेड कि पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट, तो आपको लिखना होगा लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर्स. तो हम इसको भी h दे देते हैं नाम, इसको भी h मीटर्स दे देते हैं नाम थोड़ा. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑन द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल. अभी आप एक चीज देखो कि इसमें अगर वो ये इसको x मीटर कवर कर लेगा तो ये अपने आप 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि किसी एक को दो वेरिएबल में नहीं ले सकते. अब आपके पास क्या है रिलेशन, या तो h के फॉर्म में निकाल के दोनों को इक्वेट कर लो, ऐसा एक तरीका हो सकता है. तो चलिए बढ़ते हैं. तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें नेम दे देते हैं A B C D और E. सबसे पहले शुरू करते हैं tan 60 डिग्री से. तो tan 60 डिग्री में हम आप किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अभी आपको दिख गया होगा, इन ट्राइंगल ECD, EDC. So tan 60 degree will be or equal to ED upon DC. That implies root 3 equals to H upon 80 minus X. ये थोड़ा सा गलती हुआ, tan 60 लिया है हमने, तो ये हो जाएगा H upon X हो जाएगा. सो ये हो जाएगा H upon X. आप इसको हाइट के बेसिस पे निकालेंगे तो हाइट विल बी रूट 3x. ओके, नाउ in the next triangle you will be working on tan 30 degree. Tan 30 will be your ED upon DC. This will be 1 upon root 3 and H upon 80 minus X. तो एक काम करते हैं, हम इसको भी H की फॉर्म में निकाल लेते हैं. तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसमें ये जो आपका हाइट था उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, रूट 3x. तो ये पूरा ही जो है वो आपको किसके फॉर्म में आ जाएगा, x के फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे ही आपको x मिल जाएगा हम h निकाल लेंगे. तो हम एक काम करते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर. सो नाउ यू हैव 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3x whole upon 80 minus x. So this is
Now if you cross multiply 80 minus x is equals to you root 3 into root 3 will give you 3x, and certainly you need to find out the value of x. So 80 is equals to 4x, ये आपको समझ ही आ गया होगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 20, और जैसे ही x की वैल्यू 20 आई मतलब इतना डिस्टेंस इसने 20 मीटर्स किया है, तो ये आप अपने आप लिख देंगे 60 मीटर्स लैंग्वेज के साथ। और फिर आप अगर इसको इक्वेशन 1 नाम दे के आप यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो आपका h कितना आ जाएगा 20√3, आपका h डायरेक्ट आ जाएगा 20√3। सिंस द हाइट ऑफ द टावर ऑफ बोथ द हाइट्स वर इक्वल, तो हाइट ऑफ द टावर विल बी 20√3। Moving on to the next question, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Now from a point 20 meter away from this point on the line joining this point on to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. Now you need to find out the width of the canal also. तो अभी हमारे पास क्या क्या अननोन है, तो अगर हम इसको ए बी इन्होंने जो टावर दिया हुआ है तो हमें हाइट ऑफ द टावर भी निकालनी है। तो हम किससे शुरू करें, लेट्स 1060 से शुरू करते हैं सबसे पहले। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, नहीं तो हम ए बी को लेके भी कर सकते हैं। अगर आप h मानते हो तो हम इधर सबसे पहले क्या कर सकते हैं, लिखते हैं 1060 डिग्री। अगर आप 1060 डिग्री लिखते हो तो ये आपका हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। So 1060 degree is √3. So h upon, you need to name it BC. Now, so h is equals to BC √3. इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अभी हम किस पे वर्क करते हैं, 1030 डिग्री पे। सो 1030 डिग्री के लिए आप क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन डी बी। Now this is 1 upon √3 is h up 20 plus what? BC, 20 plus BC. Now again if you take this as क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या आप अगर ध्यान से देखो तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जगह बेटर है कि हम h की वैल्यू रख दें, तो उससे हमें डायरेक्ट BC की वैल्यू मिल जाएगी और वो एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी हमें वन वेरिएबल में। तो अगर इसकी वैल्यू आप इधर रखते हो, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 1 upon √3 is equals to BC √3 whole upon 20 plus BC, ये मिला। इससे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 20 प्लस BC इज इक्वल्स टू 3BC। पेन को क्या हुआ भाई, 3BC। एक BC दूसरी तरफ जाएगा माइनस BC, तो आपको आएगा 20 इज इक्वल्स टू 2BC, और यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 मीटर्स। अगर BC की वैल्यू 10 मीटर्स आई तो आपकी हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हाइट ऑफ द टावर क्या थी आपकी, h इज इक्वल्स टू BC √3, सो ये आ जाएगा आपको कितना आया था, 10 आया था, सो दिस विल बी योर 10√3 डायरेक्ट। तो ये वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो ये तो डायरेक्ट फिगर से मिल गया था, तो इसमें ज़्यादा तो मेहनत थी नहीं। अभी हमें चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 पे, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, from a top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree। तो भी इसमें हमें डायग्राम बनाना होगा। आप साथ साथ डायग्राम ट्राई कर सकते हो बाय द टाइम, जब तक मैं इसको जैसे स्क्रीन क्लियर करता हूँ तो आप उसमें डायग्राम अपने हिसाब से प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो।
चलिए ओके, so from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। तो एक बिल्डिंग से अपन को केबल टावर की तरफ देखना है, तो जाहिर सी बात है इसमें दो चीजें आएंगी, एक लेट्स से कि ये बिल्डिंग आ गई और फिर यहाँ पर आपका एक केबल टावर आएगा। तो केबल टावर आपको बड़ा बनाना होगा, 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी है तो ये आप 7 मीटर की हाई बिल्डिंग बना दो। बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देख रहे हो और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना बेस लाइन हमेशा बनानी होती है। यहाँ खड़े होकर देख रहे हो तो ये 60 डिग्री आएगा। साथ ही इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो उसके फुट पे आ रहा है वो 45 डिग्री आ रहा है। तो डिप्रेशन बनाते वक्त ये ध्यान रखना किस तरफ आपको एंगल बनाना है, नीचे से नहीं बनेगा, है ना, इस पॉइंट से नहीं बनेगा, इस पॉइंट से बनाओगे तो ये गलत रहेगा, है ना। अभी इनका ग्राउंड जो है मैच करा दो भाई, दोनों ग्राउंड तो सेम ही रहेगा। तो जिस तरीके से पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये 45 डिग्री हम इसको मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अभी इनका नॉमनक्लेचर कर दो। नॉमनक्लेचर करने के लिए आप ए बी सी डी ई, ओके। अभी ध्यान से देखो, ये जितना पार्ट है ये इसके पैरेलल रहेगा तो ये लेंथ बराबर रहेगी। सेकेंडली ये 7 मीटर है यहाँ पे ये बिल्डिंग, तो यहाँ पे डीसी जो पार्ट है वो भी उसके बराबर 7 मीटर रहेगा, हम इसको 7 मीटर लिख सकते हैं। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये देख लो कि इस आपको 60 डिग्री के लिए आपके लिए ये अननोन है और साथ में ये भी अननोन है, लेकिन ये वाली जो लाइन बेस लाइन जो अननोन है वो तो इससे निकल आएगी। अगर 45 डिग्री यूज करते हैं तो 7 मीटर और इससे यूज हो जाएगी। तो लेट्स चेक, अगर हम इसमें 1045 डिग्री यूज करते हैं, आपको नाम लिखना होगा इन ट्राइंगल ए बी सी। 1045 यूज करते हैं तो इसके लिए आपका हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। सो 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन बी सी। तो आपकी बी सी की वैल्यू आ गई 7 मीटर। जब आपकी बी सी की वैल्यू 7 मीटर्स आ गई तो आपकी बी सी इज इक्वल टू ए डी, दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर भी आप 7 रख सकते हो। और जैसे आप 7 रखते हो आपको पता है कि आप इसमें फिर से 1060 डिग्री यूज कर सकते हो। जब आप 1060 डिग्री यूज करोगे सो इट विल बी ई डी अपॉन ए डी। 1060 डिग्री आपके लिए हो गया √3 और ई डी हमें पता नहीं है, ई डी ही निकालना था, ई डी हमारे लिए है 7। सो ई डी दिस टाइम विल बी योर 7√3, ई डी विल बी 7√3। नाउ एज यू नो कि टोटल हाइट जो आपको निकालनी थी केबल टावर की वो तो क्या है, वो तो ईसी है ना। तो आप लिखो हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल्स टू ईसी, और ईसी किस किस से मिलके बना है, ईडी और डीसी से। सो ईडी प्लस डीसी, ईडी आपका कितना आया 7√3, डीसी कितना आया 7, 7 कॉमन ले सकते हो, √3 प्लस 1 मीटर्स आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें वो जो शुरू में आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था कि कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन एक एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह पे भी काम करता है अगर अपोजिट एंड से देखें, वही वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की है। तो ये ऐसा आपको कई क्वेश्चंस में मिल जाएगा जहाँ पे आपको अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन लोकेट कहाँ पर कर रहे हो, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन लोकेट कहाँ पर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, तो इसका मतलब क्या है कि एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, तो एक लाइट हाउस बना लो भाई, ये 75 मीटर इनका नाम दे दो, ठीक है। लाइट हाउस ऐसा कुछ तो भी बनता है, ऐसा ये फ्रेंचिस टावर रहता है कुछ तो भी, लाइट हाउस बना लो। फ्रॉम द सी लेवल, इधर एक ये सी लेवल नोटिस कर दो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, अब डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने में सबसे पहले ऊपर एक लाइन खींचो पैरेलल, है ना। 2 शिप है, तो हालांकि ये शिप जैसे लग नहीं रहे हैं लेकिन मान लेते हैं कि ये
सिप है। ओके, ये जो दो शिप्स हैं इनका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पर आपको नाम देना होगा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। अभी आपने ये नाम कैसे दिया, ध्यान से देखो, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था, तो इसमें जब पहले शिप का 30 डिग्री दिया है तो आप यहाँ से बनाएंगे और फिर दूसरे शिप का आप यहाँ से बनाएंगे। ये कैसे आया, क्योंकि आप देखो ना, अभी आप कहोगे कि सर ये लाइन तो पास में जाती जा रही है तो 0 डिग्री बना देगी टावर से मिलके, लेकिन हमने शुरू यहाँ से किया है, तो जैसे जैसे ये इधर पास में जाएगी तो इस बेस लाइन से ये, इस लाइन से ये 90 बनाएगी। तो डिप्रेशन में यही रहता है, एलिवेशन से उल्टा जाता है। अभी हमें क्या पता करना है, इफ वन शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये पता लगाना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आपको जाहिर सी बात दिख रही है, आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इसकी भी हो सकती है, इस लेंथ की। तो अभी हम किससे शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं सबसे पहले 1045 डिग्री से। उससे पहले नॉमेनक्लेचर कर दो, इसका पॉइंट ए रख दो, इसको बी रख दो, इधर सी रख दो, इधर डी रख दो। तो हमने लिया कि 1045 डिग्री किस ट्राइंगल की बात चल रही है, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे, ट्राइंगल एबीसी की, ट्राइंगल एबीसी की बात चल। 1045 क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन बी सी, 45 होता है 1, 75 अपॉन बी सी। तो आपको ये पता चल गया कि बी सी की लेंथ आ गई 75 मीटर्स। अब ये आगे हमारे इसमें काम आई, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो अभी किस ट्राइंगल की बात चलेगी, अभी बात चलेगी, जो बात चलेगी ट्राइंगल ए बी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी में हमारा एंगल क्या है, 1030 डिग्री, 1030 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी। 1030 होता है 1/√3 और ए बी की वैल्यू हमें पता है 75, और डी बी की वैल्यू को लिए आपको लिखना पड़ेगा डी सी प्लस सी बी। अभी आप लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 होल अपॉन, डीसी की वैल्यू हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करनी है। आप एक्स भी लिख सकते हो अगर मानना है, और ये हमारी आई थी 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75 और √3 इज इक्वल्स टू डी सी प्लस 75। सो 75 √3 माइनस 75 इज इक्वल्स टू डी सी। 75 कॉमन लेंगे आप, तो ये आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी सी। यही आपका फाइनल, आपकी डिस्टेंस हो जाएगी बिटवीन द टू शिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं सो हमें स्पेस मिल जाएगा, फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any distance is at any instant is 60 degree. After some time the angle is elevation reduced to 30. तो पहले ये आपको एयर बलून दिख रहा है, ये यहाँ पे था, तो ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन लिए हुआ था, थोड़ी डिस्टेंस इसने कवर की तो ये 30 डिग्री का है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें ये पता लगाना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता लगाना है। लेकिन साथ में देखो, उन्होंने अभी आपको अगर डिफरेंस दिख रहा हो, ये एक एरो बना हुआ है अपनी बुक में अगर आप ध्यान से देखेंगे, और इन्होंने जो बलून की डिस्टेंस ली है वो ग्राउंड से ली है। इसका मतलब 88.2 में से अगर हम 1.2 माइनस करेंगे तो उसकी आई साइड के हॉरिजॉन्टल जो लाइन बन रही है वो हमें मिलेगी, वहां से हम कहानी शुरू करेंगे। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 87। तो आपकी ये जो लेंथ है यहाँ तक, ये 87 हो जाएगी, या ये माने ये लेंथ आपकी हो जाएगी 87। तो लैंग्वेज के फॉर्म में आपको ये लिखना होगा। अब हम यहाँ से कहानी शुरू कर देते हैं। अभी आपको अगर नाम देना हो तो आप नाम भी दे सकते हो, तो आप नाम दे लो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, और इसको डी और
ई नाम दे दो। चलो, तो क्या हम शुरू करें, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी की बात करें। तो ट्राइंगल एबीसी में हम कौन सा लगाएंगे, आपको पता है कि एंगल के सामने हमें 87 पता है, नीचे का नहीं पता, वो यूज होगा आगे। तो आप एक काम करो, 1060 डिग्री लगाएंगे तो हमें मिलेगा ये ए बी अपॉन बी सी। 1060 आपका होता है √3, ए बी आपको दिया हुआ है 87 और बी सी हमें नहीं पता, तो हम बी सी ऐसे लिखते हैं। तो बी सी पता लगाने के लिए हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो बी सी की वैल्यू आ गई √3। ये काम आएगी जब हम ये ट्राइंगल सी डी ई लेंगे। तो अब हम बात करते हैं ट्राइंगल सी डी ई की। तो इसमें हमने लगाया 1030 डिग्री, तो 1030 डिग्री आपका हो गया डी ई अपॉन सी ई। 1030 1/√3, डी ई आपका 87 था, और सी ई के लिए आप फिर से लिखेंगे ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई। ये ठीक उसी तरह के क्वेश्चन है जो जैसे हम पिछले 2-3 क्वेश्चन अभी तक करते आए हैं, ठीक उसी तरह के क्वेश्चन है ये। तो 87, अभी आप ध्यान से देखो, इसमें बी सी की वैल्यू दी हुई है, तो आपका ये ए बी, ये बी सी प्लस बी ई है, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, ये बी सी प्लस बी ई। तो आप यहाँ लिखेंगे 87 अपॉन √3 प्लस बी ई। ऐसा एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो ऐसा एक क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया था। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/√3 87, अगर मैं आपको पहले आपने सॉल्व किया तो ये थर्ड टर्म ऊपर चली जाती है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 87 प्लस बी ई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 87 प्लस बी ई √3 इज इक्वल्स टू 87 इंटू 87, ये आ जाएगा 87 टाइम्स 3। सो बी ई √3 इज इक्वल्स टू 87 टाइम्स 3 माइनस 87, तो आपको मिलेगा बी ई इज इक्वल्स टू 87 टाइम्स 2 और √3 डिवाइड में। अभी आप क्या कर सकते हैं, ये लगभग लगभग आपकी वैल्यू आ गई। हमें क्या पता करना था, वैसे तो ये बी आ गया, हमें क्या चाहिए था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अगर आपको इसमें थोड़ा और करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर दें। जैसे ही आप रेशनलाइज करते हैं तो 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये आपको कितने टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा 29 टाइम्स। सो 29 का आप डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 58√3 मीटर्स, आपका फाइनल आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम आप लोग। तो अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है, वो डायरेक्टली कहाँ जाके मिलता है, एक टावर के बेस पे, मतलब बिल्कुल जहाँ पे टावर लगा हुआ है वहाँ जाके वो हाईवे मिलता है। तो आप एक सीधी लाइन खींचिए और उसके एक एंड पे एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, वो किसको डिनोट करेगा, टावर को डिनोट करेगा। चलिए बनाते हैं। तो एक स्ट्रेट हाईवे है, लेट्स से ये हाईवे है और वो जाके एक टावर पे जाके मिल रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, उसकी हाइट नेग्लिजिबल ले रहे हैं क्योंकि अभी इसमें उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं, तो इसकी हाइट हम इस बार कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। अगर पर्सन की हाइट नहीं दी है तो लेना ही नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ध्यान रखिए, सबसे पहले जैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन हो एक लाइन खींच दीजिए। अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे एक ऐसे एक कार को देख रहा है, हालांकि बहुत गंदी बनी है लेकिन काम चलाएंगे, वैन टाइप की बन गई है लेकिन ठीक है।
अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो जैसे वो इसको देखता है ये वाला पार्ट बनेगा आपका 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब ये कार तो भाई इस तरफ चल रही है, तो ये कार जब और आगे बढ़ती है 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसका मतलब ये कार जब यहां पहुंच गई, जब ये कार आपकी यहां पहुंच गई तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ 60 डिग्री। अभी आपको क्या पता करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने का टाइम पता करना है। तो इसको थोड़ा सा हम रीराइट कर लें क्या डायग्राम को। अगर डायग्राम को रीराइट करते हैं या रीड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट ये हो जाएगा कार का, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, एक ये हो गया, ये हो गया। इधर आप डॉटेड लाइन बना दो तो ये आपकी 30 डिग्री हो गई और ये आपकी 60 डिग्री हो गई। लेकिन आप ध्यान से देखो, जैसे ये होता है तो हम इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन को अगर ऑल्टरनेट तरीके से देखेंगे तो ऑल्टरनेट तरीके पे हमें ये दो एंगल मिलेंगे, है ना। तो ये कार का पॉइंट है, ये भी कार का पॉइंट है, तो नाम दे दो इसको, P नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया। ये फुट हो गया टावर का, इसको भी एक नाम दे दो और इसको भी एक नाम दे दो। अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास जो जानकारी है उसके हिसाब से टावर की हाइट तो नहीं पता आपको, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किस ट्राइंगल की बात करते हैं, tan 30 डिग्री लेते हुए हम शुरू करते हैं ट्राइंगल ABP में, ट्राइंगल ABP। तो tan 30 डिग्री अगर आप लिखोगे तो आपका आ जाएगा AB अपॉन BP। tan 30 हो गया 1/√3 और आपको इधर से जो मिलेगी AB और BP। तो BP की वैल्यू अगर आप AB के टर्म में देखोगे तो ये आ गया आपको AB√3। अभी एक ये रिलेशन स्टेब्लिश हो गया हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि दोनों ही एंगल के लिए हाइट ऑफ द टावर कॉमन है। तो अगर आप हाइट ऑफ द टावर के बेसिस पे निकाल लोगे तो हम इक्वेट भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं tan 60 डिग्री। जब हम tan 60 डिग्री के लिए लेंगे तो ये हमारा बनेगा AB अपॉन BQ। तो ये आ जाएगा आपका √3 AB और BQ, क्योंकि इसकी भी वैल्यू हमें नहीं पता। तो इसमें आपका जो BQ है वो AB के टर्म में अगर आप निकालोगे तो AB अपॉन √3। अब हमें निकालना क्या था, हमें ये निकालना था कि वो कब तक वहां पहुंचेगी। तो पहले तो उसकी डिस्टेंस बाद में, लेकिन इसमें हमें एक 6 सेकंड वाली चीज कुछ पता थी। उन्होंने ये बताया कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो 6 सेकंड लगे उसे यहां से यहां तक पहुंचने में। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे और टाइम है तो अगर उसको डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी, और जैसे ही स्पीड मिलेगी तो हमें यहाँ का डिस्टेंस पता होने के बाद उसको स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। तो हमें जो चाहिए वो PQ डिस्टेंस चाहिए। अभी हमें क्या चाहिए, PQ डिस्टेंस। तो PQ डिस्टेंस के लिए आप क्या लिख सकते हो, PQ डिस्टेंस के लिए आप लिख सकते हो PB माइनस BQ, मतलब BP माइनस BQ लिख सकते हो, जो कि हमें चाहिए था। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि AB√3 माइनस AB अपॉन √3, ऐसा लिख सकते हैं। सो इसमें आप LCM अगर लेते हो तो ये आएगा √3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और AB, तो आपको ये मिलेगा 2AB अपॉन √3, 2AB अपॉन √3। अब AB अपॉन √3 का मतलब कुछ था क्या, यहाँ से देखो AB अपॉन √3 से हमें कुछ दिख रहा था, यस BQ दिख रहा था। तो हम PQ को अगर इसमें लिखें तो 2BQ लिख सकते हैं।
इससे हम ये भी स्टेब्लिश कर सकते हैं कि हाफ ऑफ पी क्यू। इसका मतलब पी क्यू जो आपका बी क्यू वाला पार्ट है वो पी क्यू वाले पार्ट से कितना है, आधा। जो आपका बी क्यू वाला पार्ट है वो पी क्यू वाले पार्ट से कितना है, आधा। तो अगर इधर, और स्पीड कैसी थी, स्पीड आपकी कैसी थी, यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड में तो चेंज हुआ ही नहीं, मतलब सेम ही स्पीड से जा रही है। अगर सेम स्पीड से जा रही है और डिस्टेंस का रिलेशन आपको पता है कि जो अगर पी क्यू डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड लगे और आपकी जो बी क्यू की डिस्टेंस है वो पी क्यू की डिस्टेंस से आधी है, मतलब डिस्टेंस आधी हो गई और स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो टाइम भी आधा हो जाएगा। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर बी क्यू will be half of time covered for PQ, that is half of 6 seconds, that is 3 seconds will be your answer. Moving on to the last question of this exercise, the angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meters. Okay, तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसके लिए एक ड्रॉ करना होगा। हमें ड्रॉ करने के लिए पहले एक 4 मीटर का डिस्टेंस पे एक एंगल दिया हुआ है और फिर उसके बाद 9 मीटर्स के डिस्टेंस पे हमें एक एंगल दिया हुआ है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, तो पहले तो एक टावर बना लो। अब आप सीख गए होंगे कि उसको हमें स्ट्रेट लाइन ही मानना है टावर को। तो 4 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ का 4 मीटर नाम दे दो, और 9 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो इधर से इधर तक एक 9 मीटर का नाम दे दो, है ना। इनका नॉमेनक्लेचर कर दो भाई, पी क्यू आर एस, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना दो। टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अभी उन्होंने एंगल नहीं दिए, उन्होंने ये बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे आप अगर एक को 30 मानते हो तो दूसरा क्या हो जाता है 60, एक को अगर आप 45 मानते हो दूसरा क्या होता है 45। तो रिलेशन क्या है कि अगर एक को थीटा मानते हो दूसरा क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा। तो हमें इसको अगर हमने थीटा माना तो ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें अभी एंगल नहीं है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अभी हमें ये हमको पता करना है कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो कितनी है, 6 मीटर है। तो अभी आपने एंगल मान लिया भाई, अब एंगल के साथ हमें शुरू करना है। तो tan थीटा इन ट्राइंगल, अब इन tan थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमें बेस और हाइट पे ही डील करना है। तो आप ट्राइंगल कौन सा ले सकते हो, SPR ले सकते हो, SPR। tan थीटा कितना हो जाएगा आपका SR अपॉन PR, SR अपॉन PR। तो अभी इसमें वैल्यू तो हमें कुछ पता नहीं, बस इतना सा पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू SR अपॉन 9। ओके, तो इस पे अभी इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम शुरू करते हैं दूसरे ट्राइंगल के लिए, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू SR अपॉन QR। अभी आपको याद करो चैप्टर 8 में 90 माइनस थीटा वाला एक रिलेशन था। हालांकि इस साल के लिए वो कोविड की वजह से डिलीटेड पार्ट में है, बट tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता था, कॉट थीटा हो जाता था। तो अभी हमें SR और नीचे कितना मिला 4 मिला, ये दो इक्वेशन मिली। अब आप एक काम करो, इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो आप लिखोगे स्टेटमेंट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा इज इक्वल्स टू SR अपॉन 9 इंटू SR अपॉन 4। ये नॉमेनक्लेचर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ABCD या जो भी मानना हो।
नाउ टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप टेन थीटा को अगर आप ऐसे लिख सकते हो 1/cot थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एस आर का स्क्वायर अपॉन 36, तो ये कैंसिल हो गए, तो 1 इज इक्वल्स टू एस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो दिस इम्प्लाइज 36 इज इक्वल्स टू एस आर होल स्क्वायर, that means under root of 36 is equals to SR. It implies that the value of SR is equals to 6 meters. हमको क्या निकालना था, हमें यही बताना था कि जो आपकी SR की वैल्यू है, द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, तो ये आपका सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। आप बेसिकली क्या करेंगे, आप इसके 3 या 4 जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप उनको ज़रूर पढ़ेंगे। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो इधर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। थैंक यू।